हेलो दोस्तों, इस यूनिवर्स की कहानी एक डीमोनिक एम्परर वॉरियर से शुरू होती है जो थियान में एक डीमोनिक कॉन्टिनेंट से आया है। ये डीमन एम्परर हज़ारों सालों के बाद वो इंसानों की दुनिया में एंटर करने के लिए उस पोर्टल को ढूंढ लेता है और वो उस बैरियर को एक हेवनली गॉड प्रोटेक्ट कर रहा होता है। वो डीमोनिक एम्परर अब उस पोर्टल के अंदर हर हाल में जाना चाहता था। इस वजह से वो डीमन एम्परर खुद से कहता है कि इंसानों पर राज करना मेरा मुकद्दर है, मुझे आज कोई भी नहीं रोक सकता है। जिस पर तुरंत ही वहां एक हेवनली गॉड आ जाता है जो उसको कहता है कि मेरे होते हुए इस दुनिया को तुम देख भी नहीं पाओगे। जिस पर वो डीमन एम्परर जवाब देता है कि मैं जानता हूं कि इस पोर्टल के अंदर जाना इतना भी आसान नहीं है, पर तुम यहाँ अकेले हो, इतना घमंड अच्छी बात नहीं है। और तभी वो अपने पॉइजन फोक की ऑरा से उस पर अटैक कर देता है, पर वो हेवनली गॉड आसानी से उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ पे इन दोनों की बड़ी ज़बरदस्त फाइटिंग देखने को मिलती है। डीमन एम्परर की फाइटिंग स्किल काफ़ी टेक्निक होती है जिस पर वो हेवनली गॉड के हर अटैक से बड़ी आसानी से बचता है और साथ ही बिना रोके उस पर बार बार अटैक कर रहा होता है। पर हेवनली गॉड भी उसके हर अटैक को बड़ी आसानी से डिफेंड कर रहा होता है। पर तभी हेवनली गॉड अपने स्पीयर से एक जोरदार अटैक करता है जिसकी वजह से डीमन एम्परर डिफेंड नहीं कर पाता और नीचे जमीन पर बड़े जोर से गिर जाता है। जिस पर वो डीमन एम्परर उठकर कहता है कि यह अटैक वाकई अच्छा था। जिस पर हेवनली गॉड जवाब देता है कि मैं यहाँ पर हूँ और तुझे इंसानों की दुनिया में कदम भी नहीं रखने दूंगा। और ये कहती ही वो उस पर अटैक करता है, पर डीमन एम्परर अपने शील्ड बैरियर के पंच से उसको रोककर पीछे कर देता है। जिस पर हेवनली गॉड तुरंत ही दोबारा अटैक करने आता है, पर डीमन एम्परर उसके हर स्पीयर के अटैक को बड़ी आसानी से डिफेंड कर रहा होता है और इस तरह इनकी फाइट चलती है। पर तभी डीमन एम्परर हेवनली गॉड को एक जोरदार पंच मारता है जिस पर हेवनली गॉड बहुत दूर जा लगता है। अब तुरंत ही डीमन एम्परर अपनी फोक की एनर्जी में उसको फंसाकर उसको एक हाथ से गले से पकड़कर उसको नीचे फेंक देता है और वो चट्टान पर बहुत जोर से गिरता है। अब हेवनली गॉड पूरी तरह जख्मी हो गया था और वो उठने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा होता है। अब तभी डीमन एम्परर वहां नीचे आ जाता है और उसको कहता है कि तुम वाकई बहुत ही ताकतवर हो, पर मुझे कोई आज नहीं रोक सकता। और ये कहती वो उस पोर्टल की तरफ जाने लगता है। अब ये देख के हेवनली गॉड उसको हर हाल में रोकना चाहता था, जिस पर वो हिम्मत करके उठकर तुरंत ही अपनी मैजिकल स्टोन की पावर्स की मदद से खुद को दोबारा से हील कर देता है और वो उसको कहता है कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। जिस पर डीमन एम्परर हंसते हुए उस पोर्टल की तरफ जा रहा होता है, पर तभी हेवनली गॉड उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है। ये देखकर डीमन एम्परर भी काफी हैरान हो जाता है। जिस पर हेवनली गॉड उसको कहता है कि आज मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, चाहे मुझे तुम्हारे साथ भी मरना पड़े। और तभी वो अपने इंस्टेंट किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। जिस पर डीमन एम्परर जवाब देता है कि अगर इंसानों की दुनिया में जाने का यही एक कीमत है तो तुझे मारकर मैं जाऊंगा, देखता हूं तो मुझे कैसे रोकता है। और साथ ही वो अपने थंडर स्काई लाइटिंग अटैक को एक्टिवेट करता है और तभी वो एक दूसरे पर जोरदार अटैक कर देते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि वो डीमन एम्परर अपने पावर से उसके फॉर्मेशन को सील करने लगता है। जिस पर तुरंत ही हेवनली गॉड अपने टेक्निक का यूज करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से उस डीमन एम्परर की डिवाइन सोल भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहां एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है जहां हेवनली गॉड फाइनली उस पोर्टल की हिफाजत कामयाबी से कर लेता है। और यहाँ पे वो कहता है कि मैं हेवन का एम्परर गॉड हूँ, मेरी ये जिम्मेदारी है कि इसकी हिफाजत करना। और ये कहते ही वो वहां से चला जाता है। अब यहाँ पे हमारे सीन चेंज होता है जहां हेवनली स्वॉर्ड सेट के एक घर में एक जुमान लिंग नाम की एक लड़की अपनी रेनकार्नेशन की कल्टीवेशन कर रही होती है और जैसे वो अपने आंखें खोलती है उसके फॉर्मेशन से आसमान पे वहां काफी एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है, जिसको देखकर वहां मेन हाल में एक एल्डर खुद से कहता है कि आखिरकार जुमान लिंग की डिवाइन सोल की स्पिरिचुअल बॉडी अवेक हो गई है। अब तभी दूसरी तरफ हम हेवनली स्वॉर्ड सेट के यंग मास्टर टियांग को देखते हैं जो मेन हाल की तरफ आ रहा होता है। जिस पर वो एल्डर उसको कहता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पे आ गए हो। जिस पर टियांग पूछता है कि मास्टर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ और आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। जिस पर हेवनली स्वॉर्ड क्लैन का हेवनली मास्टर उसको कहता है कि मैं तुमको एक टास्क देने वाला हूँ, वो बहुत ही जरूरी है क्योंकि आज से तुमको हमारे इंटेलिजेंस पवेलियन के एलाइट डिजाइबल के तौर पर चूज किया गया है। तुम मॉन्स्टर बीस माउंटेन पे जाकर वहां से लेजर मेडिसिन लेके आना होगा। जिस पर टियांग जवाब देता है कि मास्टर मैं ये टास्क बिना किसी परेशानी के पूरा कर लूंगा। तभी हेवनली मास्टर उसको एक जेडी ट्रेजर प्लेट देता है जो उसको एक एलाइट डिजाइबल के तौर पर रिप्रेजेंट करेगा। अब दूसरी तरफ जोंगा क्लैन का मास्टर जो कि डीमंस की पूजा करते हैं वो अपने दो डिजाइबल्स को ऑर्डर देता है कि जुआन लिंग की बॉडी अवेक हो गई है, तुम दोनों को मिलकर उसको और लेजर मेडिसिन को हर हाल में लेके आना होगा। जिस पर तुरंत ही वो दोनों वहां से चले
जाते हैं। अब तभी दूसरी तरफ एक लड़की लिनफो नाम के एक यंग कल्टीवेटर को खबर देने आती है कि जुआनलिंग की बॉडी अवेक हो गई है, एक जरूरी टास्क है जो तुम मेरे साथ अब करने वाले हो। जो सुनकर लिनफो हंसता है जैसे वो इसी का ही इंतजार कर रहा हो। अब अगली सीन में हम मिजुई नाम की एक लड़की को देखते हैं और वो जुआनलिंग की बॉडी से निकलने वाली लाइट की तरफ देख के कहती है, लगता है हेवनली ग्रैंड प्लेस में 3 सेट का पैटर्न अब चेंज होने वाला है। अब तभी अगली सुबह टियांग लेजर मेडिसिन लेकर जंगल में बड़ी तेजी से अपने साथियों के साथ अपनी क्लैन की ओर जा रहा होता है, जिस पर टियांग का दोस्त फेंग यू उसको कहता है कि लगता नहीं जिंगयान माउंटेन में हम सेफ रहेंगे। जिस पर टियांग कहता है कि हमको हर हाल में जल्दी पहुंचना होगा, ये टास्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है और भी लोग उसके लिए आ सकते हैं। जिस पर फेंग यू पूछता है कि हम आखिर किस चीज की हिफाजत करने जा रहे हैं और इस टीम का हेड कौन है। ये सुनकर टियांग उसको गुस्से से देखता है, जिस पर फेंग यू डर के कहता है, समझ गया तुम ही लीडर हो। अब तभी पीछे से कोई उन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों डिसेबल उसका शिकार हो जाते हैं। पर टियांग खुद को उससे बचा लेता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों ठीक तो हो ना। पर तभी वो मिस्टीरियस आदमी नीचे आते हुए कहता है, असल में तुम्हारी किस्मत अच्छी है क्योंकि मैं यहाँ तेरे लिए आया हूँ और इस वक्त जो चीज तेरे पास है वो मुझे दे दो, हो सकता है कि मैं तुझे माफ कर दूं। पर टियांग देने से इनकार कर देता है, जिस पर वो मिस्टीरियस आदमी तुरंत ही उस पर अटैक कर देता है। पर टियांग उसके अटैक से खुद को बचा लेता है और अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने जाता है, पर उस मिस्टीरियस आदमी के आगे शील्ड बैरियर एक्टिवेट हो जाता है और वो टियांग को आसानी से रोक देता है, जिस पर टियांग भी काफी हैरान हो जाता है। पर तभी टियांग फ्लैश की स्पीड से भी तेज उस पर लगातार अटैक करने लगता है और वो मिस्टीरियस आदमी बड़ी आसानी से उसके हर वार से बड़ी आसानी से बचता है। टियांग उसको टच भी नहीं कर पा रहा होता है, पर तभी वो मिस्टीरियस आदमी अपने एक ही लात से मारकर उसको हवा में उछालकर लगातार उस पर अटैक करता है। अभी टियांग हवा में होता है कि वो मिस्टीरियस आदमी अपने तेज रफ्तार से टियांग को 5 पंचेज और लात मार लेता है और अपने स्पिरिट स्लैश वेव से उसको दूर फेंक देता है। अब यहाँ पे वो मिस्टीरियस आदमी टियांग पर काफी भारी पड़ जाता है। अब ये देखकर फेंग यू रोते उसको कहता है कि प्लीज एल्डर मुझे जान से मत मारो, प्लीज मुझे जाने दो। जिस पर वो एल्डर उसकी एक भी नहीं सुनता और अपने एक ही अटैक से उसको जमीन पे पटक देता है, जिस पर फेंग यू उसको कहता है, देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो भी है उसके पास है। और फिर फेंग यू उससे माफी मांगने लगता है। अब जैसे ही वो एल्डर उसको मारने वाला होता है तभी टियांग उठकर उस पर अटैक करके उसको पीछे कर देता है। टियांग बहुत जख्मी हुआ होता है, पर फेंग यू को कहता है तुम भाग जाओ यहाँ से, जिस पर फेंग यू वहां से चला जाता है। अब तभी वो मिस्टीरियस आदमी टियांग को कहता है, तुम इनसे बहुत ही हिम्मत वाले हो, पर आखिरी बार कह रहा हूँ वो चीज मुझे दे दो, मैं तुझे माफ कर दूंगा। जिस पर टियांग तुरंत ही अटैक के लिए अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक करवा देता है, जिस पर वो मिस्टीरियस आदमी बिना हिले अपने शील्ड बैरियर से उन सभी स्वॉर्ड को रोक देता है और उसके अटैक को डिफेंड करके अपने स्पिरिचुअल पंच की एनर्जी की पावर से टियांग पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहां एक जोरदार धमाका हो जाता है और उसकी आवाज फेंग यू तक आ जाती है। अब तभी हम टियांग को देखते हैं जो अब पूरी तरह जख्मी हुआ होता है और दोबारा उठने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा होता है, जिस पर वो मिस्टीरियस आदमी उसको अपनी पावर से उसको उठाकर उसको कहता है, जुआनलिंग की बॉडी अवेक हो चुकी है और सॉलिड एलिक्सर मेडिसिन जो बॉडी को अवेक करने के बाद ली जाती है वो तुम्हारे पास है, जो जल्दी से मुझे दे दो। जिस पर टियांग हंसते हुए कहता है, बेवकूफ तुमने नोटिस नहीं, मेरे पास वो एलाइजर मेडिसिन तो थी ही नहीं। और तभी हम देखते हैं कि वो उस आदमी से मार खाते वक्त वो एलाइजर मेडिसिन जियान को दे देता है, जिस पर वो मिस्टीरियस आदमी हैरान होते हुए कहता है, तुम मुझे धोखा कैसे दे गए। और वो टियांग को गुस्से से पूरी ताकत के साथ एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से टियांग की डिवाइन सोल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। जिस पर टियांग कहता है, लगता है यही तक मेरी कहानी थी, मैं यहीं पे मरने वाला हूँ। हेवनली मास्टर के कहने पर टियांग के साथ हर तरह के रिश्ते तोड़कर उसके साथ अपनी दोस्ती भी खत्म कर देती है, जिस पर टियांग भी उसके फैसले की इज्जत करते हुए सख्त लौंडे की तरह उसको दोबारा अपना चेहरा ना दिखाने की कसम खाकर वहां से तुरंत ही चला जाता है। टियांग को देखते हैं जो इतना सारा कुछ होने के बाद अब वो पूरी तरह टूट चुका होता है, क्योंकि वो अपने उन खूबसूरत लम्हात को याद करता है जो उसने जुआनलिंग के साथ गुजारे थे, जहां जुआनलिंग ने उसको कहा था कि जो भी हो जाए मैं तुमको कभी भी धोखा देकर नहीं छोड़ूंगी। और ऐसे ही हेवनली मास्टर की नफरत को याद कर वो और भी गुस्सा हो जाता है। पर तभी वहां आसमान से एक आग का गोला वहां जंगल में गिर जाता है और उस धमाके को देखकर टियांग वहां जाता है और जख्मी टियांग जैसे उसको देखने वहां पहुंच जाता है तो वो देखता है कि वो आग का गोला हवा में फ्लोटिंग कर रहा है, जिस पर वो उस गोले से कहता है कि तुम आसमान से गिर के आई हो है ना, और मेरी तरह अब वापस नहीं जा सकती।
सकती हो, और बैठकर कहता है कि अगर तुम मेरी कल्टीवेशन में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी भी मदद करूंगा। जिस पर वो आग का गोला तुरंत ही उसकी बॉडी में चिपकने लगता है। इस डर से टी यांग उसको हटाने की कोशिश करता है, पर वो टी यांग की बॉडी में ऑब्जर्व होकर उसकी डिवाइन सोल के अंदर जाकर उसकी डिवाइन सोल में मर्ज हो जाती है और एक नई डिवाइन सोल क्रिएट कर लेता है। अब इस प्रोसेस की वजह से टी यांग को काफी दर्द महसूस हो रही होती है, पर तभी एक फायर बीस्ट उसको देख लेता है और तुरंत ही इस पर अटैक करने आता है, पर वो आग का गोला उसको अपनी एनर्जी की पावर से उस बीस्ट को पीछे फेंक देता है और उसकी एनर्जी की ऑरा को भी ऑब्जर्व कर लेता है। पर टी यांग उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वही बेहोश हो जाता है। पर वो जैसे दोबारा अपनी आंखें खोलता है वो खुद को एक कमरे में पाता है जहां एक बच्चा अपने ग्रैंडफादर को आवाज लगाता है कि जल्दी आ जाओ, वो उठ गया। पर तभी टी यांग अपनी डिवाइन सोल के कोर को देखता है जो अब पूरी तरह अपग्रेड होकर कोर डोमेन बन चुकी होती है, जिस पर वो हैरान होकर खुद से कहता है कि ऐसी डिवाइन कोर तो सिर्फ किंगमेन स्टेट के लोगों के पास होती है, ये तो मेरी नहीं बल्कि किसी गॉड की डिवाइन सोल लग रही है। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोगों को याद होगा जब फर्स्ट एपिसोड में हेवनली गॉड जब उस डीमन एम्परर को हरा देता है तो वो हेवनली गॉड वैसे ही एक आग के गोले में ट्रांसफर होकर कहीं चला जाता है और मुझे लगता है कि ये उसकी ही डिवाइन कोर है। अब टी यांग खुद से कहता है कि मेरी डिवाइन सोल अब रिकवर हो गई है जो अब निंग की स्टेट के फर्स्ट स्टेज पर पहुंच गई है और इस फायर कोर की वजह से मेरी डिवाइन सोल अब कोर डोमेन बन चुकी है। पर तभी वहां वो बच्चा और उसका ग्रैंडफादर वहां पहुंच जाते हैं, जिस पर वो एल्डर उसे पूछता है कि बच्चे अब तुम ठीक तो हो ना, तुम एक हफ्ते से बेहोश थे, अब तुझे कैसा महसूस हो रहा है। जिस पर टी यांग उसको कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और उन दोनों से उनका नाम पूछता है, जिस पर वो एल्डर अपना नाम जैंग बताता है और उस लड़के का नाम जियान बताता है। और फिर वो टी यांग को अपने साथ खाना खाने के लिए ले जाता है और वहां बैठकर मिस्टर जैंग अपने हालात के बारे में टी यांग को बताता है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम आपको इतना अच्छा खाना खिला सके। जिस पर टी यांग जवाब देता है कि कोई बात नहीं, आप लोगों ने मेरी जान बचाई है ये मैं कभी नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ अगर इस ईगल का मीट खिला लेते हो तो क्या ही बात होगी। जिस पर वो ईगल इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर जियान उसको शांत करने के लिए उसको अपने पास बुला लेता है। तभी मिस्टर जैंग टी यांग से पूछता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन तो बहुत ही अच्छी है, आखिर कहाँ से बिलोंग करते हो। जिस पर टी यांग बताता है कि मैं अकेला ही हूँ, अब मैं किसी सेक्ट से बिलोंग नहीं करता। अब तभी वो बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक बदमाश लड़का गुस्से से वहाँ आ जाता है और उनको दादागिरी दिखाता है जिसका नाम जिन टाओ होता है। तभी जियान और मिस्टर जैंग उसको यहाँ से जाने को कहते हैं पर वो उनकी एक भी नहीं सुनता। पर तभी वो ईगल उस पर अटैक करने आता है पर जिन टाओ एक लात मारकर उसको पीछे फेंक देता है, जिस पर मिस्टर जैंग उसको कहता है कि तुम जो चाहते हो वो मेरे पास नहीं है, यहाँ से चले जाओ। लेकिन जिन टाओ उसको धक्का देकर उसको भी गिरा देता है। तभी जियान उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसको कहता है अब इसको हाथ में मत लगाना, समझे। लेकिन जिन टाओ जैसे उसको थप्पड़ मारने वाला होता है तभी टी यांग उसका हाथ पकड़कर उसको पीछे कर देता है। ये देखकर जिन टाओ कहता है अबे तू तो निंग की स्टेट का सेकंड स्टेज का कल्टीवेटर है, तू मुझे टच कैसे कर गया, मैं तेरा आज कीमा बना दूंगा। जिस पर टी यांग इशारा करके बुलाता है, जिस पर वो जैसे अटैक करने आता है टी यांग अपने एक की लात से उसको पीछे कर देता है। अब इसके बाद टी यांग उसको बहुत ही कुत्तों की तरह पीटता है। अब ये देखकर वो दोनों इस पूरे सीन का एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी टी यांग उसको उठा उठाकर जमीन पर पटक के मार रहा होता है, जिस पर जिन टाओ की उठने की हिम्मत भी नहीं हो रही होती। पर टी यांग उसको पैर से पकड़कर धोबी की तरह उसको जमीन पे जोर जोर से मारने लगता है और फिर उसका पैर पकड़कर उसको बाहर फेंक देता है, जिस पर जिन टाओ जाते हुए उसको कहता है मैं इसका बदला जरूर लूंगा। जिस पर टी यांग को जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। तभी मिस्टर जैंग टी यांग को कहता है कि तुमने हमारी वजह से उससे दुश्मनी बना ली, पर तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया। जिस पर टी यांग उसको कहता है कि मास्टर ये तो कुछ भी नहीं है, पर आप क्या बता सकते हैं कि ये जिन टाओ कौन है। जिस पर वो एल्डर बताता है कि मैं पहले होंगयू सेट का मास्टर था और वो भी उस होंगयू सेट से बिलोंग करता है। ये बहुत ही लंबी कहानी है, पर क्या तुम चाहते हो कि तुम भी होंगयू सेट का डिसेबल बन जाओ। जिस पर टी यांग जवाब देता है कि हाँ क्यों नहीं, पर मैंने सुना है होंगयू सेट किसी को भी इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता। जिस पर मास्टर कहता है परेशान ना हो, मैं अपने नाम से तुम्हारे लिए एक लेटर लिख दूंगा जिससे तुमको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तभी टी यांग उसका शुक्रिया अदा करता है। अब यह भी हमारा ये सीन चेंज होता है जहां हम टी यांग को देखते हैं जो होंगयू सेट के स्टेयर पे चढ़कर आखिरकार मेन गेट पर पहुंच जाता है और फिर अगली सीन में वो मेन हॉल में होता है और वहां बैठे सभी सीनियर मास्टर को खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है, जिस पर वो
वो कहता है कि मैं इस सेट का डिसेबल बनकर सीखना चाहता हूँ और मास्टर ज़ैंग का रिकमेंडेशन लेटर उनको दिखाता है, जिस पर मास्टर उसका लेटर लेकर बाकी सभी सेट के सीनियर मास्टर को कहता है कि ये तो वाकई मास्टर ज़ैंग ने लिखा है और इसके बारे में जल्दी से अपना फैसला दो कि कौन तुम में से सीनियर मास्टर इस यंग कल्टीवेटर को अपने सेट में रखना चाहता है। जिस पर एक सीनियर मास्टर उसकी एज पूछता है, जिस पर टी यांग अपनी एज 20 बताता है। ये सुनकर सभी मास्टर हैरान होकर कहते हैं, क्या तुम निंकी स्टेट के फर्स्ट स्टेज का कल्टीवेटर हो? क्योंकि उनके सेट में इतने कम लेवल वाले कल्टीवेटर तो 10 साल के बच्चे होते हैं। इस वजह से वहाँ सभी सेट के सीनियर मास्टर उसको रिजेक्ट करके वहाँ से तुरंत ही स्टार्ट होने लगते हैं। अब तभी वो मास्टर एक सीनियर मास्टर को रोकता है और उससे पूछता है कि ऐसे बिना बोले क्यों जा रहे हो, कुछ तो कहो इसके बारे में। जिस पर वो मास्टर उसको कहता है कि ये लड़का तो हमारे रिंग यांग पीक के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। अब उनके जाने के बाद टी यांग बहुत ही उदास हो जाता है कि मैं तो हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट जैसे क्लैन का डिसेबल रह चुका हूँ, अब कोई भी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जिस पर वो मास्टर टी यांग को तसल्ली देता है कि खैर, अगर तू बड़े सेट का डिसेबल नहीं बन सका तो क्या हुआ, मैं तुमको इंस्टेंट डिसेबल के तौर पर रख दूंगा। जिस पर टी यांग तुरंत ही मान जाता है और वो मास्टर टी यांग को इंस्टेंट डिसेबल का पास भी दे देता है। यांग स्पिरिचुअल मैजिक फ्लावर्स ढूंढने के लिए उस बीस्ट माउंटेन पहुंच जाता है, जहां उसको एक पर्पल स्पिरिचुअल फ्लावर्स मिलता है और जैसे वो उस फ्लावर्स को टच करता है तभी उसका ब्लड वुल्फ अवेक हो जाता है। तो वो तुरंत ही टी यांग को देखते ही उस पर अटैक कर देता है, पर तभी टी यांग भी उसको देख लेता है और उसके अटैक से बचकर अपने हेवनली स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, जिससे उस वुल्फ बीस्ट को जरा बराबर भी कुछ नहीं होता और यहीं पे इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे टी यांग भी समझ जाता है कि ये 5th लेवल का वुल्फ बीस्ट है जो बहुत ही ताकतवर होते हैं, इसलिए अब जैसे ही वो वुल्फ बीस्ट उस पर अटैक करने आता है वो अपनी तलवार से अटैक करके उसका मुंह तोड़ देता है और फिर एक जोरदार स्पिरिचुअल पंच मारता है, पर इस अटैक से भी उस वुल्फ बीस्ट को कुछ भी नहीं होता। जिस पर टी यांग अपनी तलवार लेकर तुरंत ही वहां से भाग जाता है, मगर वो वुल्फ बीस्ट भी उसके पीछे भागता है और तभी वो टी यांग को रोकने के लिए अपने एक फायर ब्लास्ट से नीचे गिरा देता है और टी यांग को अगले अटैक का मौका ही नहीं देता और उसको अपने एक ही अटैक से दूर चट्टान पे दे मार, जिसकी वजह से टी यांग भी थोड़ा जख्मी हो जाता है। अब तभी वो ब्लड वुल्फ उस पर लगातार अटैक करता है, पर टी यांग बड़ी आसानी से उसके हर अटैक से बचने की कोशिश करता है, पर वो वुल्फ बीस्ट उसके जान के पीछे पड़ जाता है और उसको कहीं भी भागने नहीं दे रहा होता है। पर तभी टी यांग रुक जाता है और वो उस पर एक स्वॉर्ड स्लैश से अटैक कर देता है, जिससे वो वुल्फ बीस्ट जख्मी होकर गिर जाता है। अब तभी टी यांग अपनी स्पिरिट फायर पावर्स को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। अब तभी वो वुल्फ बीस्ट गुस्से से उस पर अटैक करने आता है कि तभी टी यांग अपने एक ही जोरदार स्वॉर्ड स्लैश अटैक से उसको आखिरकार मार ही देता है, जिसके बाद उस वुल्फ बीस्ट की डिवाइन सोल भी उसकी बॉडी से निकल जाती है। अब टी यांग उसको अपने हाथ में पकड़ने वाला ही होता है कि तभी वहां कोई उस पर पॉइजन नीडल से अटैक कर देता है। टी यांग इधर उधर देखने की कोशिश करता है पर उसको कोई भी नजर नहीं आता कि तभी वो इंसान उस पर एक साथ लगातार पॉइजन नीडल से अटैक कर देता है, जिस पर टी यांग उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी एक पॉइजन नीडल उसके पैर पे जा लगती है। अब वो इंसान चुप कर लगातार पॉइजन पिन से अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, जिस पर टी यांग उसको डिस्ट्रॉय करते हुए उसको कहता है कि जो भी हो डरपोक बाहर आ जाओ। अब तभी उस नीडल का पॉइजन टी यांग के बॉडी में असर दिखाना शुरू कर देता है, जहां हम देखते हैं कि वो पॉइजन उसके पूरे बॉडी में फैल जाता है, जिसकी वजह से टी यांग को बहुत ही दर्द महसूस हो रही होती है और साथ ही वो बेहोश भी होने लगता है। अब टी यांग खुद को संभाल कर उस ब्लड वुल्फ पिल को उठाने की कोशिश करता है कि तभी वो अनजान आदमी उसको वहीं देख रहा होता है और वो अपना अटैक रोक देता है और बाहर आकर टी यांग को कहता है, मेरे लिए ये ब्लड वुल्फ डिवाइन सोल को छोड़ने के लिए तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया दोस्त, परेशान ना हो, तुम्हारी जान लेकर तुझे मैं शांत कर दूंगा। और जैसे वो टी यांग पर अटैक करता है तभी तुरंत ही टी यांग अपनी तलवार से उस पर लगातार वार करता है, पर वो आदमी बड़ी आसानी से उसके हर अटैक से बचता है। टी यांग इतना जख्मी होने के बाद भी हार नहीं मानता और उस पर अपने स्वॉर्ड स्लैश से अटैक करता है और उस पर बार बार अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वो आदमी उसको एक ही लात मार के पीछे फेंक देता है। अब उस पॉइजन की वजह से टी यांग को बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस हो रही होती है, पर फिर भी उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत कर रहा होता है और वो पॉइजन नीडल अपने बॉडी से निकाल देता है। अब जैसे वो आदमी उसके पास आ रहा होता है टी यांग की हालत और भी खराब होने लगती है और तभी उस पॉइजन फोक की वजह से अब वो बेहोश हो जाता है। अब वो आदमी ब्लड वुल्फ पिल को लेकर जैसे ही टी यांग को जान से मारने वाला होता है कि तभी टी यांग की बॉडी के अंदर हेवनली गॉड की डिवाइन सोल अवेक हो जाती है और टी यांग तुरंत ही उठकर उस आदमी को पकड़कर कुत्तों की तरह पीटता है
और जोर जोर से उसको जमीन पे मारने लगता है, जिसकी वजह से वो फाइनली वो आदमी दोबारा उठने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। जिस पर टियांग उसको गुस्से से कहता है कि देखा, अगर दोबारा मुझ पे पॉइजन नीडल से अटैक किया तो तेरा अंजाम इससे भी बुरा होगा कमीने। और उसके हाथ से वो ब्लड वुल्फ की पिल ले लेता है और साथ ही उसका बैग भी चुरा लेता है। अब यहाँ पे हमारा ये सीन चेंज होता है, जहाँ हम ब्लैक माउंटेन को देखते हैं, जहाँ ब्लैक माउंटेन के ड्रैगन पवेलियन में हम दो डिसेबल को देखते हैं, जहाँ वो दोनों डिसेबल अपने मास्टर से मिलने आए होते हैं। जिस पर वो मास्टर उनसे पूछता है तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो, जिस पर वो फेंग नाम का लड़का कहता है मास्टर, हमारे लीडर को पता चला है तुम्हारे पास तियानजी स्पिरिचुअल पिल है, तो उसके लिए तुरंत ही इस तियानजी पिल के लिए उसने हमें यहाँ भेज दिया है। हमें उम्मीद है आप हमारे लीडर की मदद जरूर करेंगे। जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड जिनी उस मास्टर को कहती है हम आपसे प्यार से लेने आए हैं, हमारे पास और भी रास्ते हैं, हमारा ब्लड हाल आपको सबसे ज्यादा पैसे देकर ये खरीद सकता है। जिस पर मास्टर जेंग कहता है वो तियानजी पिल ऑक्शन की नीलामी के लिए होती है, इसको बेच नहीं सकते, अच्छा होगा तुम दोनों वापस चले जाओ। जिस पर जिनी उसको कहती है ऐसा क्यों कह रहे हो, और वो उसको अपने वश में करने की कोशिश करती है। जिस पर वो कहती है मास्टर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तुम एक बार मांगो तो सही। पर तभी मास्टर जेंग अपने पावर से उन दोनों को पीछे फेंक देता है, जिस पर जिनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और तुरंत ही मास्टर जेंग पर पंच अटैक करने जाती है। जिस पर मास्टर जेंग बिना हिले अपने शील्ड बैरियर से उसको आसानी से रोककर उसकी पावर से उसको पीछे कर देता है। जिस पर मास्टर जेंग उनको गुस्से से कहता है क्या तुम्हारा ब्लड हाल हमारे तुआन जियांग सेट के साथ जंग चाहता है। जिस पर फेंग कहता है मास्टर माफ करना, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब अगर वो पिल ऑक्शन में नीलामी होने वाली है तो अब हम आपके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करेंगे। और ये कहते ही वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब तभी यहाँ पे हमारा ये सीन चेंज होता है, जहाँ हम एक बड़ी खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिनजू है, जो होंग्यू सेक्ट से बिलोंग करती है, जिसका मतलब आगे जाकर हो सकता है कि हमारे टियांग की ये क्रश बन जाए, क्योंकि टियांग भी तो अब होंग्यू सेक्ट में ही रहता है। अब तभी वो उन दोनों जख्मी डिसेबल को देखकर बिना कुछ बोले वहां से सीधा गुजर जाती है, जहां जिनी फेंग को कहती है कि अब हम क्या करेंगे, अगर हमने ये मिशन कंप्लीट नहीं किया तो हमारा लीडर जरूर हमको इसकी सजा जरूर देगा। अब तभी फेंग की नजर उस खूबसूरत लड़की पर पड़ जाती है, जिस पर फेंग उस खूबसूरत लड़की को देख के कहता है मेरे पास एक आइडिया है। जिस पर वो दोनों खड़े होकर सीधा लिनजू की तरफ ही देखने लगते हैं। जिस पर जिनी पूछती है तो क्या यही तेरा आइडिया है, उस लड़की को देखते ही रहना, क्या पसंद आ गई। जिस पर फेंग उसको गले लगाकर किस करता है और फिर कहता है अगर इस जैसी खूबसूरत लड़की को हम अपने लीडर को गिफ्ट में दे दें तो तुमको क्या लगता है हमारा लीडर फिर भी हम पे गुस्सा करेगा। ये सुनकर जिनी भी समझ जाती है, पर तभी वो दोनों तुरंत ही वहां रुक जाते हैं, क्योंकि वहां चारों तरफ देखते हैं पर लिनजू उनको वहां पे कहीं भी नजर नहीं आ रही होती है कि अचानक ये लड़की कहां गायब हो गई। को लिनजी की आवाज आती है और जो कहती है क्या तुम दोनों मुझे ढूंढ रहे हो। और तभी हम लिनजी को देखते हैं जो बहुत ही गुस्से से उनकी तरफ देख रही होती है। अभी ये जितनी मासूम लग रही है उससे भी ज्यादा ही खौफनाक उसके इरादे लग रहे हैं। जिस पर फेंग जवाब देता है कि अरे इतनी खूबसूरत लड़की हमको कैसे जानती है, अब तो तुझे साथ लेके जाना हमारे लिए और भी आसान होगा। जिस पर वो धमकी देता है तुम हमारे साथ चलोगी। जिस पर लिनजी जवाब देती है अरे मैं तेरे बाप की नौकर नहीं हूँ। जिस पर फेंग जवाब देता है कि फिर हम पे इल्जाम मत लगाना कि हमने तुझे छेड़ा है। और ये कहती ही वो तभी अपनी स्पिरिचुअल पावर से लिनजू पे अटैक कर देता है, पर लिनजू बड़ी आसानी से खुद को बचा लेती है और तुरंत ही अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देती है, पर फेंग उसके अटैक से पीछे हो जाता है। जिस पर लिनजू उसको कहती है मैं तुझ जैसे हरामखोर को आज सबक सिखा दूंगी कि कैसे एक लड़की के साथ पेश आते हैं। और तभी इतना कहकर वो फेंग पर लगातार अपनी तलवार से अटैक करने लगती है, पर फेंग उसके हर वार से बड़ी आसानी से उसको डिफेंड कर रहा होता है। जिस पर वो उसकी तलवार को पकड़कर जिनी को गुस्से से कहता है तुम क्या देख रही हो, अटैक करो इस पे। जिस पर जिनी कहती है अरे रो क्यों रही हो, अभी इसको सबक सिखा देती हूँ। और तभी वो भी उसके साथ मिलकर लिनजू पे लगातार अटैक करने लगती है, जिस पर लिनजू बड़ी जबरदस्त मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करते हुए उन दोनों को बड़ी आसानी से डिफेंड कर रही होती है। जिस पर वो कहती है 2 वर्सेस 1 ये बिल्कुल भी ना इंसाफी है, मैं भी दिखा दूंगी तुम दोनों बेकार हो। और इतना कहती ही वो वहां से भागने लगती है, जिस पर तुरंत ही वो दोनों भी उसके पीछे जाते हैं। अब तभी लिनजू दोबारा से उन पे अटैक कर देती है, जिसके जवाब में जिनी भी अपनी तलवार से डिफेंड करने की कोशिश कर रही होती है, पर तभी लिनजू अपने एक ही स्वॉर्ड ब्लास्ट से उन दोनों को पीछे कर देती है। और जैसे वो दोबारा अटैक करने आते हैं, जिस पर लिनजू तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल मैजिकल एनर्जी को एक्टिवेट कर देती है, जो बहुत ही शक्तिशाली एनर्जी की ऑरा लग रही होती है। और उस एनर्जी की ऑरा की मदद से बड़ी आसानी से वो उन दोनों
दोनों को पीछे कर देती है, जिस पर वो दोनों अपनी शील्ड बैरियर की मदद से उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। पर तभी लिनजू अपनी सोल अटैक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है, जिस पर जिनी उस एनर्जी को रोकते हुए कहती है ये बहुत ही शक्तिशाली है, उसको मास्टर के पास लेके जाना इतना आसान नहीं होगा, इसको हमें जख्मी करना होगा। जिस पर फैंग गुस्से से कहता है बस बहुत हुआ, और तभी वो उस फॉर्मेशन के अंदर जाकर लिनजू से फाइट करने लगता है, जिस पर लिनजू भी अपनी तलवार से उसको रोकने के लिए फाइट करने लगती है कि तभी जिनी अपनी मिनी पॉइजन नीडल से उस पर अटैक कर देती है, पर लिनजू उसके हर मिनी नीडल स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है और अपने तलवार की पावर्स की मदद से एक ही जोरदार अटैक उस पर कर देती है, जिसकी वजह से जिनी को वो पीछे हटा देती है और तभी तुरंत ही अपनी सोल अटैक फॉर्मेशन को दोबारा से एक्टिवेट करने लगती है, जिसकी ऑरा की एनर्जी की वजह से जिनी को बहुत ही तकलीफ होने लगती है, जिस पर वो तुरंत ही उस पर अटैक करने जाती है। पर इस बार लिनजू की सोल अटैक फॉर्मेशन की एनर्जी की ऑरा की वजह से उसको बहुत ही दर्द होने लगती है, और जैसे ही लिनजू उस पर अटैक करने वाली होती है तभी फैंग सामने आकर उसको पीछे कर देता है। पर अब तभी लिनजू अपने हाथ को देखती है जो उसके पॉइजन नीडल की वजह से उसकी बॉडी में वो पॉइजन पूरा फैलने लगता है, जिस पर जिनी हंसते हुए उसको कहती है इसको तुम हील नहीं कर सकती बच्ची, ये एक अल्टीमेट प्लेजर पॉइजन पाउडर है। जिस पर फैंग उसको कहता है तुम जैसे कल्टीवेटर इसको सिर्फ कुछ देर तक ही रोक सकती है, जिसके बाद तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगी। जिस पर जिनी आती हुई उसको कहती है अगर तुमने वक्त पर इसका इलाज नहीं किया तो ये पॉइजन तुम्हारे दिल तक जा सकता है और तुम इसकी वजह से जान से मारी जाओगी। अब लिनजू को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, जिस पर फैंग उसको कहता है खूबसूरत लड़की अब खुद को हमारे हवाले करो और हमारे साथ चलो। अब इस इतनी दर्द और तकलीफ के बावजूद भी लिनजू अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही वहां से भाग जाती है। अब ये देखकर वो दोनों भी उसके पीछे जाते हैं। अब तभी यहाँ पे हमारे सीन चेंज होता है जहाँ हम कल्टीवेशन केव माउंटेन को देखते हैं, और तभी वहाँ उस जंगल के अंदर हम टी यांग को देखते हैं जो बैठकर उस आदमी की बैग को देख रहा होता है, जो उस दिन टी यांग ने फाइट में उसको जान से मारने के बाद उस आदमी से ये बैग चुरा लिया था। और तभी वो उसके अंदर से बहुत सारे स्पिरिचुअल मैजिकल ट्रेजर निकाल के देखने लगता है, जिस पर वो खुद से कहता है अरे वाह मैं तो बहुत ही लकी हूँ। और तभी वो एक मैजिकल फ्यूरी ऑफ बीस्ट बुक को उठाता है जिसमें हर तरह के हेवनली गॉड टेक्निक लिखी हुई होती हैं, और टी यांग भी ये पढ़कर समझ जाता है, जिस पर वो खुद से कहता है यही तो मैं चाहता था। अब उस बुक में स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट की टेक्निक्स भी होती हैं जो किसी भी बीस्ट को हराने के लिए काम आती है। अब तभी टी यांग उठकर खुद से कहता है अरे इससे तो मैं अपनी सेवेज बॉडी रिफाइनमेंट की कल्टीवेशन भी अच्छी से कर पाऊंगा। और तभी वो उन सभी को कोलेक्ट कर लेता है और फिर अपने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने लगता है। अब तभी हम उसी जंगल में लिनजू को तेजी के साथ टी यांग की तरफ आते हुए देखते हैं, जो ऐसा लगता है कि वो वहां से सिर्फ गुजर रही होती है। और तभी टी यांग भी उसकी आवाज़ सुनकर उसको देख लेता है, जिस पर वो खुद से कहता है ये अनजान चीज़ तो मेरी तरफ क्यों आ रही है। और तभी जख्मी लिनजू वहां पहुंच जाती है, जिस पर टी यांग देख के खुद से कहता है आखिर इतनी हाई लेवल वाली कल्टीवेटर यहाँ क्यों आ गई, पर मुझे वो ठीक नहीं लग रही है। जिस पर हम लिनजू को देखते हैं जो बेहोशी की हालत में खुद को संभालने की कोशिश कर रही होती है, जिस पर टी यांग पीछे हटते हुए खुद से कहता है मैं इतने हाई लेवल वाले कल्टीवेटर के मामले में पंगा नहीं लूंगा। और तभी वो वहां से भागने लगता है कि तभी टी यांग को फैंग की आवाज आती है जो लिनजू को कहता है तुम हमसे भाग नहीं सकती हो तो अच्छा होगा कि तुम खुद को हमारे हवाले करो। जिस पर यह सुनकर टी यांग तुरंत ही लिनजू की मदद के लिए उसके पास जाता है और उसको कहता है डरो नहीं मैं तुझे बचा लूंगा, और उसको उठाकर वहां किसी जगह पे छुपाने ले जाता है। अब तभी हम वहां पे फैंग और जिनी को देखते हैं जो वहां पहुंच जाते हैं, पर उनको वहां पे लिनजू कहीं भी नजर नहीं आ रही होती है। और तभी वो वहां पे टी यांग को देखते हैं जो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब वो दोनों इधर उधर देखते हैं पर उनको लिनजू का कोई निशान तक नजर नहीं आ रहा होता है, और वो समझ जाते हैं यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। अब टी यांग बिना रोके बस अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है, और उनको कुछ ऐसा भी महसूस नहीं होने दे रहा है कि उसने कुछ देखा भी है, जिस पर वो दोनों तुरंत ही उसके पास आ जाते हैं। और टी यांग उनको देख के अनजान बनने की कोशिश करता है कि अरे माफ़ करना सीनियर मैंने देखा नहीं, और उनको दोनों को ग्रीट करता है और कहता है मैं बस यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, क्या मेरी वजह से तुम दोनों को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। जिस पर फैंग कहता है अरे ये निकम्मा तो निंगजी स्टेज का कल्टीवेटर है। जीनी टी यांग को अपने वश में करने के लिए उसके पास जाकर उसको कहती है अरे हैंडसम तुम तो बहुत ही क्यूट लग रहे हो। जिस पर टी यांग उससे पूछता है मैडम तुम क्या करने वाली हो। अब इस सीन को देखकर फैंग जिनी को पीछे हटने का इशारा करता है, जिस पर जिनी भी समझ जाती है और तुरंत ही अपने इंस्टेंट आइज पावर्स को एक्टिवेट करती है, जिसकी मदद से वो टी यांग को अपने वश में करने लगती
है और फिर जिनी टी यांग से पूछती है क्या तुम यहाँ अकेले ही प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसके जवाब में टी यांग हाँ कहता है। अब तभी जिनी अपनी इंस्टेंट पावर्स की मदद से टी यांग की डिवाइन सोल को चेक करती है जो इस वक्त इसकी खुद की एक्टिवेट हुई होती है और फिर वो टी यांग से पूछती है क्या तुमने रेड एंड वाइट ड्रेस में एक लड़की को यहाँ पे देखा है, जिस पर टी यांग जवाब देता है हाँ मैंने देखा है, वो वहाँ उस तरफ भागती हुई गई है, जिस पर वो दोनों इसकी बात पे यकीन कर लेते हैं। अब तभी फैंग उसको अपनी पावर से जान से मारने लगता है कि तभी जिनी उसको रोकते हुए उसको कहती है इसको ना मारो, ये बेचारा खुद ही अभी भी नीच की स्टेज का कल्टीवेटर है, इससे हमको कोई भी खतरा नहीं हो सकता है। और फिर टी यांग को कहती है हैंडसम तुम यही रहना, मैं यहाँ जल्दी वापस आ जाऊंगी। और इतना कहती ही वो दोनों लिनजू के पीछे जाते हैं। अब तभी उसके जाने के बाद उसका मैजिक भी टूट जाता है और टी यांग वापस होश में आ जाता है, जिस पर वो खुद से कहता है ये कितना आसान था, इतनी आसानी से मैंने उसको धोखा दे दिया और वो मेरा यकीन करके चले गए हैं। मुझे इन जैसे हाई लेवल कल्टीवेटर से पंगा नहीं लेना चाहिए और मुझे अब उस खूबसूरत लड़की को अब देखना चाहिए, जिस पर वो तुरंत ही लिनजू की तरफ भाग जाता है। और तभी हम देखते हैं कि टी यांग ने लिनजू को एक चट्टान के पीछे बिठाया हुआ था और वो लिनजू को कहता है सीनियर डरो नहीं, मैंने अपनी ट्रिक से उन दोनों को बहुत दूर भेज दिया है, अब तुम बिल्कुल सेफ हो। जिस पर जिनी उसका शुक्रिया कहती ही बेहोश होकर गिरने लगती है, पर तभी टी यांग उसको पकड़ लेता है, जिस पर टी यांग समझ जाता है कि उसको जल्द से जल्द इलाज की ज़रूरत है। और यहाँ पे हमारे सीन चेंज होता है जहाँ एक गुफा में लिनजू और टी यांग को हम देखते हैं और वहाँ टी यांग अपनी स्पिरिचुअल मैजिक पावर्स की मदद से जिनी की बॉडी को हील कर रहा होता है। अब तभी जिनी अपनी आंखें खोल देती है, मुझे इतनी गर्मी क्यों महसूस हो रही है, और तभी वो अपने हाथ को चेक करती है जो अब हील हो चुका होता है, जिस पर टी यांग उसको कहता है सीनियर बस ये प्रोसेस खत्म होने वाला है, प्लीज ऐसी बैठी रहना। जिस पर वो पीछे मुड़कर टी यांग को देखती है और अपनी रोमांटिक ऑरा को एक्टिवेट करती है, जो देखकर टी यांग भी डर जाता है और वो वहाँ चारों तरफ फॉग क्रिएट कर लेती है, जिस पर वो टी यांग को पकड़कर उसके साथ गलत काम कर देती है और फिर उन दोनों से वहाँ बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है। अब यहाँ पे अगली सुबह फैंग और जिनी को हम देखते हैं जो सारी रात पूरी माउंटेन में चेक करने के बाद भी लिनजू उनको कहीं पे भी नहीं मिलती, जिस पर फैंग कहता है अजीब बात है, वो कहाँ गायब हो गई है, हम सारी रात इसको ढूंढते रहे हैं पर हमको लिनजू का नाम और निशान तक नहीं मिला। जिस पर जिनी कहती है हो सकता है हम गलत रास्ते पे गए हों, अब ये तो हो ही नहीं सकता कि वो लड़का मेरी मैजिक फॉर्मेशन से बचकर इतनी आसानी से मुझे बेवकूफ़ बनाकर उसने हमको झूठ बोलकर गलत रास्ता बता दिया हो। जिस पर फैंग कहता है वो लड़की उस पॉइजन पाउडर्स की शिकार हुई है, वो इतनी दूर नहीं जा सकती, वो दोनों यही कहीं हो सकते हैं। और ये कहते ही वो दोनों उनको ढूंढने के लिए उनके पीछे जाते हैं। अब तभी यहाँ पे हमारे सीन चेंज होता है जहाँ हम देखते हैं कि लिनजू टी यांग पर कल रात के होने वाले मामले पर बहुत ही गुस्सा हुई होती है, क्योंकि उसने शादी से पहले ही किसी अनजान लड़के के साथ रात गुजार ली। अब टी यांग उससे भागते उसको समझाता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, तुमने मुझे फोर्स किया था, तुमने मेरा फायदा उठाया है। पर तभी लिनजू गुस्से से उसको लात मार के नीचे जमीन पे दे मारती है और तुरंत ही लिनजू टी यांग को जोर से गले से पकड़कर उठाती है और उसको कहती है हरामखोर तूने मुझे टच करने की हिम्मत भी कैसे की। जिस पर टी यांग दर्द की वजह से उसको समझाने की कोशिश करता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, तुमने मुझे अपनी वश में कर दिया था, मैंने तो तुमको बचाया भी है। पर वो उसकी एक भी नहीं सुनती और उसको सीधा चट्टान पे दे मारती है। अब तभी लिनजू अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उसको जान से मारने जाती है और जैसी अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसको जान से मारने वाली होती है, पर तभी वो अपनी स्पिरिचुअल पंच को तुरंत ही रोक देती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि फैंग और जिनी यहाँ आ रहे हैं। जिस पर लिनजू खुद से कहती है अब इस बार मैं इन दोनों हरामखोरों को नहीं छोड़ने वाली। अब तभी टी यांग मौका देकर वहाँ से भागने लगता है, पर लिनजू तुरंत ही उसको बांध लेती है और उसको कहती है मैं तुमको बाद में देखूंगी, और तुरंत ही उनकी तरफ भाग जाती है। पर तभी टी यांग उसको कहता है अरे मैं यहाँ मरना नहीं चाहता, मुझे भी अपने साथ ले जाओ, और अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करके अपनी एनर्जी की मदद से खुद को खोलने की कोशिश करने लगता है। पर तभी उसकी बॉडी से हेवनली गॉड की सोल बाहर आ जाती है, जिस पर वो समझ जाता है कि वो इसकी मदद से निकल जाएगा। अब तभी दूसरी तरफ फैंग और जिनी वहां पहुंच जाते हैं, जिस पर लिनजू उस गुफा से बाहर आते हुए उन दोनों को कहती है तुम दोनों हरामखोर यहाँ दोबारा क्यों आ गए हो, और अटैक के लिए रेडी हो जाती है। जिस पर फैंग पूछता है खूबसूरत लिनजू तुम्हारी बॉडी से उस पॉइजन को किसने निकाल दिया, क्या ये वही लड़का है जिसने आज की रात तुम्हारे साथ गुजारी है। ये सुनकर लिनजू को और भी गुस्सा आ जाता है और अपनी किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए कहती है मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसी हुई, और तुरंत ही उस पर अटैक करवा देती है, जिसकी वजह से वो दोनों बड़ी मुश्किल से उसकी एनर्जी को डिफेंड कर रहे होते
होते हैं और उसकी एनर्जी की ऑरा से उन दोनों को बहुत ही तकलीफ हो रही होती है और फॉर्मेशन से निकलने वाली एनर्जी को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिस पर लिनजो उनको कहती है, आज तुम्हारे उन बेकार ट्रिक्स का मैं सबक सिखा दूंगी। जिस पर जिनी उसको कहती है, हम बस तुमको सही सलामत हमारे मास्टर के पास लेके जाना चाहते थे, तुमको लगता है हम तुमसे डर जाएंगे। और ये कहती है वो अपने इंस्टेंट किलिंग आई को एक्टिवेट करती है और फैंग को कहती है, अपने मास्टर के लिए अब कोई और गिफ्ट सोच लेना, क्योंकि मैं अब इस लड़की के टुकड़े टुकड़े करने वाली हूँ। और सीधा लिनजो पे अटैक करने जाती है। जिस पर लिनजो कहती है, मैं भी देखती हूँ तुम मुझे कैसे रोकते हो। और वो भी सीधा उस पर अटैक करने जाती है। अब यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे पर लगातार अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से एक के बाद एक जोरदार अटैक करने लगती है। ये देखकर फैंग भी उस पर अटैक करने जाने लगता है कि तभी उसको जुआनटियान स्टेज के कल्टीवेटर की ऑरा महसूस होती है जो इनकी तरफ आ रही होती है। जिस पर वो समझ जाता है कि उस इंसान के पावर्स भी बिल्कुल जिनी की तरह हाई लेवल की है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही जिनी को ऑर्डर देता है, चलो इसको बाद में हम देख लेंगे। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब तभी हम उस कल्टीवेटर को देखते हैं जिसका नाम क्वान यून होता है और वो लिनजो की बहन होती है। अब लिनजो वहाँ चुपचाप खड़ी हुई होती है, वो थोड़ी परेशान दिखाई दे रही होती है, पर तभी क्वान यून वहाँ पहुँच जाती है और उसे पूछती है, तुम्हारा जख्म कैसा है। जिसके जवाब में लिनजो कहती है, मैं अब ठीक हूँ। जिस पर क्वान यून कहती है, चलो जल्दी से अब सेक्ट चलते हैं। अब वो उसके पीछे जा रही होती है कि तभी वो क्वान यून को कहती है, तुम जाओ, मैं यहाँ कुछ एक ज़रूरी काम करने वाली हूँ, मेरे पीछे मत आना। और फिर जैसे वो गुस्से से उस गुफा के अंदर उस जगह पर पहुँचती है तो वो देखती है कि टी यांग रस्सी खोलकर वहाँ से भाग चुका होता है। पर तभी उसको वहाँ टी यांग का बैज मिलता है और वो लिनजो जैसे उस बैच को उठाकर देखती है तो वो देखती है कि ये बैच तो होंगयू सेट का है। जिस पर वो समझ जाती है कि ये टी यांग का बच्चा होंगयू सेट का डिसेबल है और वो गुस्से से कहती है, मैं इसको जान से मारूंगी। अब तभी यहीं पे हमारे ये सीन चेंज होता है जहां हम होंगयू सेट के अरीना ग्राउंड को देखते हैं और वहां हम दो स्टूडेंट को देखते हैं और ये और कोई नहीं जुलैंग होता है। और वो उस स्टूडेंट से पूछता है, टी यांग का बच्चा अभी तक क्यों नहीं आया। जिस पर वो स्टूडेंट उसको बताता है कि मैंने सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया है, मगर कुछ दिनों से गार्ड्स की नजर हम पर है, इस वजह से टी यांग के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता चला है कि वो कहाँ गया है। अब तभी जुलैंग उस वक्त को याद करता है जब वो टी यांग के हाथ से हर एक बैच पकड़कर उसको डराने की कोशिश कर रहा होता है, पर टी यांग ने उसको जरा बराबर भी भाव तक नहीं दिया था। जिस पर जुलैंग कहता है, मुझे लगा कि मैं ओल्ड मैन मिस्टर जैंग और उसके बच्चे जियन से अब जान छुड़ा लूंगा, पर अब ये टी यांग का बच्चा भी आ गया है, वो किस्मत वाला है, अभी तक नहीं आया। जिस पर वो उस स्टूडेंट को कहता है, तुम टी यांग को ढूंढना छोड़ दो, जाओ और अभी की अभी मिस्टर जैंग और जियन को लेके आओ मेरे पास, मैं सेक्ट जाकर तियानलिंग स्पेल फॉर्मेशन को लेने जा रहा हूँ। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट भी एंड हो जाता है। दोस्तों ये वीडियो जरा बराबर भी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।